साइकोलॉजिकल टेस्ट को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम जो है वो स्केल को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि रिसर्च जब करते हैं तो उन्हें अपने वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए, रिसर्च के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं, स्केल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, डिफरेंट इन्वेंटरीज जो है वो अपनी रिसर्च में जो है वो यूज़ करते हैं। तो बाज़-औक़ात वो रिसर्च इन्वेंटरीज या स्केल्स जो होते हैं तो वो क्वेश्चनर्स जो है जो इंग्लिश में होते हैं तो वो फिर पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो कि उर्दू लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, सैम्पल्स जो स्टडी का होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो सैम्पल उर्दू लैंग्वेज से बिलोंग करता है तो फिर स्केल को अप्लाई करने के लिए एक लैंग्वेज का जो है वो बैरियर आ जाता है, जिसको हम जो है फिर इंग्लिश के स्केल को उर्दू वर्जन में जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि टेस्ट ट्रांसलेशन। इसी तरह बाज़-औक़ात हमें टेस्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती हैं या टेस्ट को अडॉप्ट करना पड़ता है अपने कल्चर के रेफरेंस से, तो उसे हम कहते हैं टेस्ट अडॉप्टेशन। तो व्यूअर, टेस्ट ट्रांसलेशन एंड अडॉप्टेशन जो है ये टर्म मोर और लेस जो है वो सेम जो है वो यूज़ की जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि जब हम टेस्ट मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई आइटम्स को जो है वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आइटम्स जो है वो इंक्लूड कर रहे होते हैं अपनी क्वेश्चनर के अंदर, और फिर उसको जो है वो पायलट टेस्टिंग करके अपनी पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो स्टडी किया जाता है, उसकी सूटेबिलिटी को जो है वो देखते हैं। तो व्यूअर्स, टेस्ट ट्रांसलेशन के क्या क्या प्रोसीजर हैं वो हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रैशनल जो है वो क्या होती है, टेस्ट को ट्रांसलेट और अडॉप्ट करने की जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो क्या होती है। तो द एम ऑफ ट्रांसलेशन एंड अडॉप्टेशन इज़ टू अचीव डिफरेंट लैंग्वेज वर्जन्स of English instrument that are conceptually equivalent in each of the target countries' cultures. That is, the instrument should be equally natural and acceptable and should प्रैक्टिकली परफॉर्म इन द सेम वे। तो टेस्ट को ट्रांसलेट और अडॉप्ट हम करते हैं लैंग्वेज की इक्वलेंस को जो है वो अचीव करने के लिए, इक्वलेंट लैंग्वेज को अचीव करने के लिए और इक्वल कंसेप्ट्स को जो है वो अचीव करने के लिए। किस चीज़ के लिए? वो अपने कल्चर या अपने कंट्रीज़ के जो पीपल हैं उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको जो है वो इक्वलेंस करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, ताकि जो स्कोर्स वो आए हमारे पास वो एक जेन्युइन स्कोर आए, वो लोग जो है वो एक्सेप्टेबल वे में उसको जो है वो लें और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकें। द फोकस इज़ ऑन कल्चरल and conceptual rather than on linguistic literal equivalence। तो जो मेन फोकस है, जो रैशनल है टेस्ट को जो है वो ट्रांसलेट करने की, वो कल्चरल जो है वो फोकस जो है वो कल्चरल वैल्यूज़ पे दिया जाता है और उसके कंसेप्चुअल वैल्यूज़ पे दिया जाता है कि वो जो इंग्लिश वर्जन है वो सेम चीज़ जो है हमारे कल्चर के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए, वो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे कल्चर के जो इंडिविजुअल है, जो हमारा सैंपल साइज होगा, जो उसको फिल करेगा, वो उसको एक्सेप्ट करे। तो लिंग्विस्टिक पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, ज़्यादा फोकस ये होता है ट्रांसलेट करने का। हम क्यों करते हैं? रैशनल क्या है? अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो है उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसको एक्सेप्टेबल करने के लिए हम स्केल को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओवरव्यू ऑफ द ट्रांसलेशन टास्क क्या होता है। तो व्यूअर, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर के सोर्स लैंग्वेज वो होती है जिस लैंग्वेज में जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो डेवलप जो है वो किया जाता है। टेस्ट जो है वो जो डेवलप किया जाता है तो उसको हम ये कहते हैं कि वो टेस्ट उस लैंग्वेज
उसका सोर्स है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट डेवलप हुआ तो उसकी सोर्स लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश होगी। टेस्ट टू बी ट्रांसलेटेड, उस सोर्स लैंग्वेज से डिस्कवर द मीनिंग्स, वो मीनिंग्स जो है वो ट्रांसफर हो रही होती हैं। री एक्सप्रेस द मीनिंग्स, ट्रांसलेशन, उसको हम उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके रिसेप्टर लैंग्वेज में लेके आते हैं, जो कि हमारे कल्चर की होती है, जो कि हमारे इंडिविजुअल की होती है, जिसको वो बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए सोर्स लैंग्वेज से ट्रांसफर करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को रिसेप्टर लैंग्वेज में, जहां पर हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ ट्रांसलेशन एंड अडॉप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके जो है वो स्केल को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। अ वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड टू अचीव दिस गोल इज टू यूज फॉरवर्ड ट्रांसलेशन एंड बैकवर्ड ट्रांसलेशन। व्यूअर्स, बहुत सारे मेथड हैं स्केल को ट्रांसलेट और अडॉप्ट करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली जो यूज होता है वो फॉरवर्ड ट्रांसलेशन मेथड है एंड बैकवर्ड ट्रांसलेशन मेथड है। तो इसमें व्यूअर्स हम ये देखते हैं कि स्टेप 1 पे जो है वो फॉरवर्ड ट्रांसलेशन मेथड है, यानी हम जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो टेस्ट बना हुआ होता है उसको उर्दू लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो ये फॉरवर्ड ट्रांसलेशन कहलाती है। द स्टेप फर्स्ट is to enlist a bilingual individual familiar with the test to conduct a word for word or meaning translation from the original test to the target test। वर्बेटम ट्रांसलेशन कहते हैं इसको, जो हम सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में करते हैं। तो उसमें ये होता है कि बिलिंगुअल इंडिविजुअल जो होता है वो पार्ट होता है स्टेप फर्स्ट का। बिलिंगुअल कहते हैं वो इंडिविजुअल या वो मेंबर या वो एक्सपर्ट जिसको उर्दू लैंग्वेज भी आती हो और उसको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती हो, वो वर्ड टू वर्ड और मीनिंग टू मीनिंग इसकी ट्रांसलेशन करता है इस टेस्ट की उर्दू के अंदर, जिसको हम कहते हैं वर्बेटम ट्रांसलेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को जो हम कहते हैं, नाम देते हैं, वो कहते हैं फॉरवर्ड ट्रांसलेशन का मेथड। ये स्टेप फर्स्ट होता है। व्यूअर्स, फर्स्ट स्टेप में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम फॉरवर्ड ट्रांसलेशन में जिनको जो है हम देखते हैं कि इनको हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो है वो टेस्ट को ट्रांसलेट करते हैं। वन ट्रांसलेटर, प्रेफरेबली अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट फेमिलियर विद टर्मिनोलॉजी ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड विद इंटरव्यू स्किल शुड बी गिवन दिस टास्क। वो जो इंडिविजुअल हो जो हम सिलेक्ट करें फॉरवर्ड ट्रांसलेशन के लिए, प्रोफेशनल इंडिविजुअल हो, साइकोलॉजिस्ट हो, टर्मिनोलॉजी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हो। द ट्रांसलेटर शुड बी नॉलेजेबल ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर बट हिज हर मदर टंग शुड बी प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द टारगेट कल्चर। उसकी जो प्राइमरी लैंग्वेज हो, बेसिक लैंग्वेज जो होती है वो पर्टिकुलरली उस कल्चर की होती है जिस कल्चर में के लिए हम टेस्ट को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। इंग्लिश भी जानता हो, नॉलेजेबल हो, प्रोफेशनल हो और उस टारगेट पॉपुलेशन का जिसके लिए हम टेस्ट को जो है वो ट्रांसलेट कर रहे हैं वो उसी कल्चर का मेंबर भी हो। Instructions should be given in the approach to translating, emphasizing conceptual rather than literal translation। तो बेसिक पर्पस जो व्यूअर्स ये होता है ट्रांसलेट करने का, वो मेन एम्फेसिस जो हम दे रहे होते हैं वो उसका कंसेप्चुअल होता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो एक चेंज हो जाए। कंसेप्ट जो है उसका इंग्लिश से हम उर्दू के अंदर उसको बयान करके वो कंसेप्ट ले रहे होते हैं, रादर देन लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन को हम नहीं देखते। हमारा मेन पर्पस ये होता है कि वो जो कंसेप्ट है वर्ड्स का वो सेम उर्दू के मीनिंग्स में भी कंसेप्ट वही दे रहा है या कंसेप्ट कहीं चेंज तो नहीं हो गया। व्यूअर्स, ये देखा जाता है कि बाज़ औक़ात इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं मगर उसका कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाता है। वहां पर फियर का लफ्ज जो है वो दिया जाता है इंग्लिश में, फॉर एग्जांपल फियर, खौफ, और यहाँ हम दहशत लिख लें या कोई और चीज लिख लें तो फियर का कंसेप्ट चेंज ना हो। तो इसलिए हम हमारा एम्फेसिस जो होता है मेन वो कंसेप्चुअल होता है ट्रांसलेट करते हुए रादर देन लिटरल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेटर शुड ऑलवेज एम एट कंसेप्चुअल इक्विवेलेंस ऑफ द वर्ड और फ्रेज, नॉट वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, फॉर एग्जांपल नॉट अ लिटरल ट्रांसलेशन। They should consider the definition of the original term and attempt to translate it in the most relevant way। ओरिजिनल टर्म्स जो होती हैं उनको जो है वो उर्दू लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करते हैं। Translator should strive to be simple, clear and concise in formulating an item
fewer words are better, long sentences with many clause should be avoided। जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए क्लियर वर्ड्स यूज करें, एम्बिगुअस वर्ड यूज ना करें, जर्गन्स जो है वो यूज ना करें, और जो है वो लॉन्ग सेंटेंसेस ना हो, बहुत बड़ा सेंटेंस हो। हमने इंग्लिश से उर्दू में तो कर दिया मगर उसको 2-3 सेंटेंस में कर दिया, नहीं इस तरह नहीं। कॉन्सेप्ट जो है वो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसफर हो रहा हो, जरूरी नहीं है कोई सेंटेंस लंबा हो, नहीं, प्रिसाइज हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपल इतना भी ना हो कि समझना है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो कि समझना है। द टारगेट लैंग्वेज शुड एम फॉर द मोस्ट कॉमन पॉपुलेशन। They should consider the typical respondent for the instrument being translated and what the respondent will understand when he and she will attempt the item। तो जब वो अटेम्प्ट कर रहे हो आइटम को, टारगेट पॉपुलेशन जब पायलट टेस्टिंग की जाती है वो अटेम्प्ट करते हैं तो उनको वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ट्रांसलेटर शुड कंसीडर इश्यूज ऑफ जेंडर एंड एज। जो ट्रांसलेट कर रहा होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट को इंग्लिश से उर्दू में फॉरवर्ड ट्रांसलेशन के स्टेप में, उसको ये चाहिए कि वो जेंडर डिफरेंसेस पे ज़्यादा फोकस ना करे, एज पे ज़्यादा फोकस ना करे। इस तरह कोई और जो इश्यूज होते हैं कल्चरल में, नॉर्म्स और वैल्यूज़ को जो है वो वायोलेट ना कर रहा हो और जो है वो ऑफेंसिव ना हो उस टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल जिस तरह बाइसनेस की हम टर्म यूज करते हैं कि वो उस पॉपुलेशन से बाइस ना हो, अगर वो बाइस्ड होगा तो वो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगा ट्रांसलेशन में ना, उसको ट्रांसलेट करते हुए। व्यूअर्स, सेकंड स्टेप जो है वो है बैकवर्ड ट्रांसलेशन। फर्स्ट था फॉरवर्ड ट्रांसलेशन एंड सेकंड स्टेप जो है वो बैकवर्ड ट्रांसलेशन है। यूज द सेम अप्रोच को यूज करते हुए फर्स्ट स्टेप में जो हमने की उसको दोबारा उर्दू वर्जन को बैकवर्ड हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। पहले उर्दू से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, बैकवर्ड ट्रांसलेशन में वो जो उर्दू वर्जन हमारे पास आया फर्स्ट स्टेप में उसको दोबारा इंग्लिश वर्जन में हम जो है वो बैक ट्रांसलेशन जो है वो करते हैं। Both steps repeated as often as necessary until only a minimal gap between the original text and its back translation exists। इस प्रोसेस को जो है वो रिपीट किया जाता है 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा, इतनी दफ़ा कि फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर जो है वो गैप जो है वो ना सैचुरेट हो जाए वो मीनिंग्स जो इंग्लिश में थे और जो उर्दू वर्जन में थे, तो उसको रिपीट किया। रिपीटेड वर्जन जो है वो लिए जाते हैं। हमारे पास एक वर्जन उर्दू ट्रांसलेशन का आ गया, एक फिर बैक ट्रांसलेशन के तहत हमने उसको इंग्लिश में किया, दूसरा उसका वर्जन आ गया, और एक रिपीट करने के बाद 1 या 2 दफ़ा, फॉर एग्जांपल 1 दफ़ा अगर आप रिपीट करते हैं तो एक वर्जन ही आ जाता है, तो 2-3 वर्जन जो है वो आ जाते हैं। स्टेप 3 के अंदर जब हम स्टेप 3 के अंदर आते हैं तो बिलिंगुअल कमेटी रिव्यू होता है उन तमाम वर्जन्स का जो हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो है वो किए। तो वो कमेटी जो है उन 2 या 3 वर्जन जो हमने लिए होते हैं उनको देखती है कि इनके कंटेंट्स जो है, जो कंस्ट्रक्ट जो था वो चेंज तो नहीं हो गया, उसमें कोई मीनिंग्स की चेंजेस तो नहीं आ रही, वो ठीक तरीके से कंसेप्ट जो है वो आगे इंग्लिश से उर्दू में जो है वो ट्रांसफ़र हो गए। तो इस स्टेप के अंदर एक तो कमेटी अप्रोच होती है, वो रिव्यू करती है, इसके मेंबर्स भी होते हैं और व्यूअर्स हम आगे देखते हैं स्लाइड्स के अंदर के इन कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उसके क्या गोल्स होते हैं उन एक्सपर्ट पैनल के। द गोल इन दिस स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द इनएडिक्वेट एक्सप्रेशन concepts of translation as well as any discrepancies between the forward translation and the existing or comparable previous version of the item if any। The expert panel may question some words or expressions and suggestions alternatives। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये होता है जब हमारे पास फॉरवर्ड ट्रांसलेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है, बैकवर्ड ट्रांसलेशन का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है और फिर हम 1-2 रिपीटेड मेजर्स भी ले लेते हैं, तो वो एक्सपर्ट पैनल उनको सारे को चेक करते हैं कि कहीं पर कोई फ्लॉ तो नहीं है, कहीं पर कोई टर्म्स तो ऐसी यूज़ नहीं की गई जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है या मीनिंग्स चेंज तो नहीं हो रहे। तो वो पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो है वो इसको स्टडी करते हैं और उसको सजेशंस देते हैं।
तो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कौन होते हैं व्यूअर्स? पैनल एक्सपर्ट के अंदर ट्रांसलेटर होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जिनको नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसमें टीचर्स हो सकते हैं साइकोलॉजी के, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। अगर कोई डायग्नोस्टिक टूल को हम जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व किया जा सकता है, और वो एक्सपर्ट जो उर्दू भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो और सब्जेक्ट से उसको अवेयरनेस भी हो, वो इसके मेंबर जो है वो बन सकते हैं। व्यूअर, स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनकॉर्पोरेटिंग द चेंजेस सजेस्टेड बाय द कमेटी। वो जो पैनल एक्सपर्ट जो होते हैं, वो कमेटी जो होती है, वो जब आपको जो सजेशंस और चेंजिंग जो है वो सजेस्ट करते हैं, इस स्टेप 4 के अंदर जो है हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कमेटी। अब ये वाला स्टेप जो है प्री टेस्टिंग एंड कॉग्निटिव इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि पार्ट सेकंड है टेस्ट ट्रांसलेशन का। हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास फॉरवर्ड ट्रांसलेशन का वर्जन आ जाता है और उसके बाद हमारे पास बैकवर्ड ट्रांसलेशन का भी वर्जन आ जाता है, और एक तो रिपीटेड मेयर्स भी हमारे पास आ जाती हैं, और उन सारी जो वर्जन्स हैं उनको पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो है वो अप्रूव कर देते हैं। उसमें जो जो चेंजेस वो सजेस्ट करते हैं वो हम इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो आता है, उसको हम कहते हैं प्री टेस्टिंग एंड कॉग्निटिव इंटरव्यूइंग। इस पार्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो वर्जन है वो पायलट टेस्टिंग में अप्रूव हुआ है, और उसकी जो है हम कॉग्निटिव इंटरव्यू उन लोगों से करते हैं जो उस कल्चर से हम सैंपल साइज जो है वो लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर टेस्ट जो है वो प्री टेस्टिंग जो है वो की जा रही होती है। ये सैंपल साइज जो होता है वो उस कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसके लिए हम जो है वो टेस्ट ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो इस प्री टेस्टिंग एंड कॉग्निटिव इंटरव्यूइंग के अंदर हम कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स जो हैं। नंबर 1 पे हम ये देखते हैं कि प्री टेस्ट रिस्पोंडेंट शुड इंक्लूड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज फॉर होम द टेस्ट इज डिजाइन। ये वो लोग, मैं पहले बता चुका हूँ, ये वो लोग होते हैं जो कि उस पॉपुलेशन से हम सैंपल साइज ले रहे होते हैं, जो कि पूरी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन पे हम जो है वो पायलट टेस्टिंग जो है वो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि प्री टेस्टिंग रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं, जो हम प्री टेस्ट के रिस्पोंडेंट लेते हैं, उन पे जो हम टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, उनको कुछ ब्रीफिंग दी जाती है। दिस डीब्रीफिंग शुड आस्क रिस्पोंडेंट व्हाट दे थॉट द क्वेश्चन वाज आस्किंग। वो क्वेश्चन क्या उसके मीनिंग्स हैं, उससे क्या जज किया जा रहा है। वेदर दे कुड रिपीट द क्वेश्चन इन देयर ओन वर्ड्स, क्या वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर सकते हैं, उनके माइंड में उसके लिए पर्टिकुलर फ्रेज या कोई और वर्ड्स तो नहीं आ रहे, या वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने जो आंसर चूज किया है वो एक्यूरेट है और वो क्वेश्चन जो है उनको अंडरस्टैंडेबल है, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग है। और ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम हर आइटम के अगेंस्ट जो उनको देते हैं। जितने भी आइटम है, फॉर एग्जांपल 10 आइटम का हम स्केल ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसकी प्री टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हर आइटम पे हम उनसे ये सारी कॉग्निटिव इंटरव्यूइंग या डीब्रीफिंग जो है वो हम लेते हैं। The answers to these questions should be compared to the respondents' actual responses to the instrument for consistency. तो वो जो आंसर देते हैं उनको उनके एक्चुअल रिस्पॉन्सेज के साथ जो है वो मैच किया जाता है। रिस्पोंडेंट्स शुड आल्सो बी आस्क्ड अबाउट एनी वर्ड दे डिडंट अंडरस्टैंड एज वेल एज एनी वर्ड और एक्सप्रेशन दैट दे फाउंड अनएक्सेप्टेबल और ऑफेंसिव। कोई ऐसा वर्ड जो उनके कल्चर में यूज ना होता हो, यहाँ ट्रांसलेशन में आया हो, उसको वो हाईलाइट करते हैं। कोई ऐसा वर्ड जो कि उनके नॉर्म्स को डेविएट कर रहा हो, उसको वो हाईलाइट करते हैं। जो जेंडर के रेफरेंस से अगर अनएक्सेप्टेबल वर्ड है, उसको जो है वो रिस्पोंडेंट जो है वो हाईलाइट करते हैं। Finally, when alternative words or expression exist for one item or expression, the pre-test respondent should be asked to choose which of the alternative conforms better to their usual language.
फिर अगर वो रिस्पोंडेंट कोई एक्सप्रेशन जो है वो आइटम्स के ऊपर देते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये वर्ड जो है वो सही नहीं है, और फिर वो बताते हैं कि इसके लिए बेटर वर्ड ये हो सकता है, तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो इन डेप्थ इंटरव्यूइंग के बाद जो है वो ली जाती है। फोकस ग्रुप भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। अगर कोई टर्म ऐसी है जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, उस पे कल्चर के लोगों को बिठाकर FGD फोकस ग्रुप किए जाते हैं। उस टर्म को जो है वो फाइनलाइज किया जाता है, उसके मीनिंग्स को जो देखा जाता है, उसकी कल्चरल इक्विवेलेंस को जो है वो देखा जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रीफिंग कर रहा हो, जो पायलट टेस्टिंग के दौरान ब्रीफिंग कर रहा हो, वो एक्सपर्ट हो, उसको सब्जेक्ट के रेफरेंस से या वर्ड्स के रेफरेंस से काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए। A written report of the pre-test exercise together with the selected information regarding the participating individual should also be provided. इस सारी की जो हमने कॉग्निटिव डीब्रीफिंग की, इसकी रिटन रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद फाइनल वर्जन जो है वो टेस्ट का आ जाता है, जो कि टारगेट पॉपुलेशन के लिए जो है हम फाइनलाइज करते हैं। इसमें सारी वो चेंजेस भी की हुई होंगी जो पायलट टेस्टिंग के दौरान जो है वो सैंपल पॉपुलेशन ने जो है वो दी, आफ्टर कॉग्निटिव इंटरव्यूइंग जो उन्होंने दी, जो इसमें पैनल ऑफ एक्सपर्ट ने जो है वो अल्ट्रेशन जो है वो चेंजेस रिकमेंड की थी, वो सारी इस वर्जन के अंदर जो है वो इंक्लूड करके फाइनल वर्जन जो है वो लिया जाता है। तो फिर लास्ट में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, जो इनिशियल फॉरवर्ड वर्जन होता है या समरी ऑफ पैनल एक्सपर्ट जो होती है वो इसके साथ जो है वो अटैच की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन है तो लास्ट में जो है वो फाइनल वर्जन जो है वो ले लिया जाता है। तो इस तरह हमारा जो है वो टेस्ट कंप्लीट होता है। इट इज आल्सो नेसेसरी टू डिस्क्राइब द सैंपल यूज इन दिस प्रोसेस। जो सैंपल यूज होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, अपेंडिक्सिस में लगाते होते हैं। और फॉर एग्जांपल जो पैनल एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी एक चेकलिस्ट जो है वो लास्ट में जो है वो लगाई जाती है, ताकि जो है वो फाइनल हो सके।